हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल स्कीमा, जिसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात किया था स्टार स्कीमा के बारे में। ठीक है, तो स्टार स्कीमा की हमने कुछ फिगर्स देखी थी, राइट। सबसे पहले तो हमने प्रोटोटाइप देखा था स्टार स्कीमा के अंदर कि एक फैक्ट टेबल होगा और उसके अराउंड कई सारे डायमेंशन टेबल क्रिएट होंगे, राइट। चलिए, फिर हमने देखा था ये वाली फिगर स्टार स्कीमा। एक एग्जांपल लिया था सेल्स रिकॉर्डिंग का। ठीक है, सेल्स रिकॉर्डिंग के अंदर एक फैक्ट टेबल था सेंटर के अंदर, जिसके अंदर हमने 4 की पास की थी, टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो की एज अ फॉरेन की दूसरे टेबल के साथ क्या होगी, लिंक हुई होगी। फॉर एग्जांपल टाइम की लिंक हुई होगी टाइम नाम के डायमेंशन टेबल के साथ। ठीक है, और उसके अंदर सभी टाइम रिलेटेड डेटा हो गए, डे ऑफ द वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर। उसी तरह से आइटम की जो थी वो दूसरे एक आइटम नाम के डायमेंशन टेबल के साथ लिंक हुई थी। आइटम के अंदर आइटम रिकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइटम के नेम, ब्रांड, टाइप और सप्लायर टाइप। उसी तरह से हमने देखा था ब्रांच की जो है वो एक अलग ब्रांच नाम के डायमेंशन टेबल के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके अंदर ब्रांच का नेम था और साथ ही साथ ब्रांच का टाइप था। उसी तरह से लोकेशन की वो जुड़ी हुई थी लोकेशन डायमेंशन टेबल के साथ, जिसके अंदर स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और कंट्री, इस तरह के कुछ डेटा अवेलेबल थे, राइट। और फिर हमने बात की थी डॉलर्स सोल्ड और यूनिट सोल्ड, यानी कि टोटल हमारी सेल्स जो है वो कितने डॉलर्स के अंदर हुई है और कितने यूनिट्स हमारे सेल हुए। ठीक है, चलिए अब हमने बात किया था DMQL कोड के बारे में। हमें पढ़ना था DMQL कोड, यानी कि डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बोला था कि आपके पास कोई भी स्टार स्कीमा की इस तरह से फिगर रिप्रेजेंट की हुई होगी तो उसके ऊपर से आपको उसका कोडिंग स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर वाइस वर्सा, आपके पास कोडिंग है तो कोडिंग पर से आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कोई भी एक सैंपल लिया था, फॉर एग्जांपल सेल्स रिकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरह से ये फिगर बनाई वो हमने स्टडी किया था, राइट। अब इस लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे DMQL कोड किस तरह से स्टार स्कीमा का क्रिएट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा कोड लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इसको समझना है और अपने आप से बनाना सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये स्कीमा कौन सी है, स्टार स्कीमा है, राइट। तो सबसे पहली लाइन के अंदर आपको लिखना होगा कि ये वाली जो स्कीमा है वो स्टार स्कीमा है। किसी ना किसी तरह से आपको फैक्ट टेबल डिफाइन करना होगा। अब ध्यान रखिएगा, स्टार स्कीमा के अंदर जैसे हमें पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्ट टेबल हो सकता है, राइट, बट मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्कीमा का नाम क्या है, स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा के अंदर एक फैक्ट टेबल है जिसका नाम है सेल्स। ठीक है, तो यहां से आपको कोडिंग करना स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे पहली लाइन में आपको लिखना है डिफाइन कीवर्ड, देन आफ्टर आपको लिखना है क्यूब। देखिए, ये 2 कीवर्ड आपको कंपलसरी लिखना है स्टार्टिंग के अंदर, डिफाइन क्यूब। देन आफ्टर आपकी जो स्टार स्कीमा है उसका नाम आप क्या रखना चाहते हो। नाम मींस आपका जो फैक्ट टेबल है ना उसका नाम क्या था, सेल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है सेल्स एंड देन आफ्टर आपकी स्कीमा का टाइप लिखना है। ये हम कौन सी स्कीमा फिलहाल पढ़ रहे हैं, स्टार स्कीमा, तो आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल स्टार। ठीक है, अगेन डिफाइन क्यूब, कीवर्ड फिक्स लिखना है, फैक्ट टेबल का नाम क्या है, सेल्स, और आपकी स्कीमा का टाइप क्या है, स्टार, तो आपको यहां पर लिखना है स्टार। ठीक है, देन आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने फैक्ट टेबल के अंदर की पास की थी उन चारों की का नाम यहां पर डिवाइड करके लिखना है, टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन। ठीक है, वो की इनडायरेक्टली किसके साथ जुड़ी हुई थी, अलग अलग डायमेंशन टेबल के साथ। ठीक है, तो उस डायमेंशन टेबल का नाम क्या था, देखिए टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन। ठीक है, तो उन चारों का नाम यहां पर आपको डिफाइन करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इस पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक स्टार स्कीमा बनाई जिसके अंदर एक सेल्स नाम का फैक्ट टेबल है और 4 टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन करके डायमेंशन टेबल है। ठीक है, अब आपको यहां पर कोडिंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, उसकी बॉडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, सेल्स स्कीमा आपने डिफाइन कर ली लेकिन उसकी बॉडी अब आपको बनानी है, तो यहां पर आपको करना होगा कॉलन। ठीक है, इस तरह से। अब नीचे आकर सबसे पहले तो आपको ये डॉलर सोल्ड और यूनिट सोल्ड उसको डिफाइन कर देना है कि ये दोनों एग्जैक्टली है क्या। आपने इन चारों को तो डिफाइन कर दिया फैक्ट टेबल के अंदर, राइट, कि टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन क्या है आपके डायमेंशन टेबल। अब बाकी बचे 2, डॉलर्स सोल्ड और यूनिट्स सोल्ड। तो डॉलर सोल्ड आप किस तरह से काउंट करते हो, ऑब्वियसली आपकी जितनी भी सेल्स हुई होगी डॉलर्स के अंदर उसका आप क्या करोगे, सम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम बेसिक सा एक फंक्शन लिखा हुआ है सम, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है सेल्स इन डॉलर्स, यानी कि जितनी भी आपकी टोटल सेल हुई होगी डॉलर्स के अंदर उसका क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा, और जो फाइनल सम होगा उसको आपने सेव कर दिया डॉलर सोल्ड नाम के वेरिएबल के अंदर।
ठीक है। कोई ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसा होता है कि कोई राइट हैंड साइड पर डेटा होता है, ठीक है, यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, वेरिएबल होता है, इक्वल टू की मदद से आप उसको असाइन कर दो। तो सेम टू सेम यहाँ पर वही है, डॉलर सोल्ड नाम का एक आपने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने क्या सेव किया, टोटल आपकी जो सेल्स हुई थी डॉलर्स के अंदर उसका आपने सम कर दिया, ठीक है। तो सम किस तरह से करना है, हमारे पास सम नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है, सम ऑफ सेल्स इन डॉलर्स, जो भी फाइनल आउटपुट आता है आपने सेव करवा दिया डॉलर्स सोल्ड के अंदर, ओके। चलिए उसी तरह से दूसरी बारी आई यूनिट्स सोल्ड की। तो यूनिट्स सोल्ड यानी कि क्या, टोटल आपके कितने यूनिट्स सेल हुए, टोटल आपकी कितनी प्रोडक्ट्स सेल हुई, उसको आपको काउंट करना है, उसको आपको गिनना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक नया फंक्शन अप्लाई किया गया है, काउंट, ठीक है, काउंट, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है स्टार, स्टार यानी कि एस्टरिस्क, ठीक है, इसको प्रोग्रामेटिक बोला जाता है एस्टरिस्क, एस्टरिस्क यानी कि ऑल प्रोडक्ट्स। मे भी आप डेटाबेस पढ़ चुके होंगे एसक्यूएल के अंदर, तो वहां पर आपको एक क्वेरी मिलती थी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, राइट। तो वहां पर आप ऑल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरह से एस्टरिस्क की मदद से। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी है, काउंट ऑल, यहां पर क्या था, सम ऑफ ऑल सेल्स, और यहां पर है काउंट ऑफ ऑल, यानी कि ऑल प्रोडक्ट्स को क्या आपने किया, काउंट कर लिया, और जितना भी आपका आंसर आया उसको आपने सेव कर दिया यूनिट्स सोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन थी आपकी दूसरी लाइन, वो होगी आपकी डॉलर्स और यूनिट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, राइट। अब बाकी की लाइन के अंदर आपको ये जो डायमेंशन टेबल बनाया है ना अलग अलग, उन सभी डायमेंशन टेबल को डिस्क्राइब करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए डायमेंशन टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको नया कीवर्ड लिखना है, डिफाइन डायमेंशन। ध्यान रखेगा जब हमने स्टार्ट किया था फैक्ट टेबल को बनाने के लिए, तब आपने क्या लिखा था, कीवर्ड डिफाइन क्यूब लिखा था। लेकिन जब आप डायमेंशन टेबल बनाते हो तब आपको कीवर्ड लिखना है डिफाइन डायमेंशन, ठीक है। अब सपोज हम ये पहले वाला डायमेंशन टेबल है जिसका नाम है टाइम, उसको हम प्रोग्रामेटिकली लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, डिफाइन डायमेंशन, उसके बाद टेबल का नाम है टाइम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है टाइम। देन आफ्टर आपको एक नया कीवर्ड लिखना है एज, एंड देन आफ्टर राउंड ब्रेसेस के अंदर आपको टेबल के अंदर मौजूद सभी फील्ड्स को सिर्फ लिखना है, इस तरह से डिफाइन करना है। टाइम की डे, डे ऑफ वीक, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर। तो देखिए ये जो हमने फिगर के अंदर लिखा था टेबल के अंदर, वही सेम टू सेम हमने लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिख देना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिंटेक्स याद रखनी है, डायमेंशन टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकोगे। कीवर्ड लिखना है सबसे पहले डिफाइन डायमेंशन, देन आफ्टर डायमेंशन टेबल का नेम, देन आफ्टर एज कीवर्ड, एंड देन आफ्टर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपने टेबल के अंदर फील्ड बनाई हुई थी उन सभी फील्ड को लिस्ट डाउन कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसी तरह बाकी के 3 टेबल्स भी आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नया टेबल है आइटम, ठीक है। तो आइटम के लिए भी वही सेम प्रोसीजर, डिफाइन डायमेंशन कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम था आइटम, देन आफ्टर एज कीवर्ड, एंड देन आफ्टर पैरेंथेसिस के अंदर ऑल फील्ड्स के नेम, ठीक है। देन आफ्टर बाकी बची 2 लाइन भी उसी तरह से बनाई हुई है, देखिए यहाँ पर है ब्रांच के लिए और यहाँ पर है लोकेशन के लिए, ठीक है। तो लास्ट वाली जो 4 लाइन है वो सेम टू सेम है, सेम सिंटेक्स, नो चेंज, सिर्फ यहाँ पर टेबल के नेम चेंज हो रहे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर उस टेबल के अकॉर्डिंग फील्ड्स चेंज हो रही है, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है DMQL कोड, डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर आपको कोई प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस फील्ड के अंदर आगे जाकर एडवांस करते हो, मास्टरी करते हो, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो डेटा माइनिंग या फिर डेटा वेयरहाउस के रिलेटेड, तो फिर आपको ये सभी कोड एग्जीक्यूट करना होगा ओरेकल वेयरहाउस बिल्डर के अंदर। कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं इस सॉफ्टवेयर यानी कि इस जो हमारी DMQL कोड है उसको रन करने के लिए, ठीक है। लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, आप सिंपल सर्च करिएगा डेटा वेयरहाउसिंग डिजाइनिंग टूल्स, ठीक है। इंटरनेट पर सिंपल सर्च कीजिए तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर के लिस्ट मिल जाएंगे। उसमें से सबसे पॉपुलर है ओरेकल वेयरहाउस बिल्डर, जो कि लिनक्स पर और विंडोज ओएस पर चलता है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप एडवांस के अंदर ये सब एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फिर आप वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका DMQL कोड ऑफ स्टार स्कीमा, और DMQL कोड हर बार चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन योर स्टार स्कीमा। आप जिस भी तरह की स्टार स्कीमा बनाते हो, यहाँ पर जो भी फील्ड प्रोवाइड करते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपका DMQL क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन सिनेरियो वही रहेगा, सिंटेक्स वही रहेगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्ट टेबल बनाना है। दूसरी लाइन के अंदर डॉलर सोल्ड और यूनिट सोल्ड यहाँ पर हो गए, तो उसको आपको डिफाइन करना है। और लास्ट में सभी लाइंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन टेबल को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो सिंटेक्स तो यही रहेगी, ओके।
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी स्कीमा के ओर। दूसरी स्कीमा का नाम है स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 स्कीमा थी, हमने ऑलरेडी स्टार स्कीमा पढ़ ली। अब आगे हम बात करेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में। तो देखिए स्नोफ्लेक स्कीमा का प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से है। यहां पर देखिए फैक्ट टेबल तो एक ही रहेगा, जैसे कि स्टार स्कीमा के अंदर हमारा प्रोटोटाइप क्या था, एक फैक्ट टेबल था और बाकी सब डायमेंशन टेबल थे। तो सेम यहीं पर है, एक फैक्ट टेबल है और बाकी सब डायमेंशन टेबल है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा एक और डायमेंशन टेबल है जो कि किसी तीसरे के साथ लिंक किया गया है। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन टेबल या फिर नेस्टेड डायमेंशन टेबल से बना हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो स्नोफ्लेक स्कीमा। ओके, यहाँ पर आपको थियरीज मिल जाएगी, नॉर्मलाइज्ड वर्जन है और मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मोर कॉम्प्लेक्स देन स्टार स्कीमा बिकॉज डायमेंशन टेबल्स ऑफ द स्नोफ्लेक आर नॉर्मलाइज्ड, यानी कि कैटेगराइज्ड किए गए हैं आगे। ओके, और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्नोफ्लेक एंड स्टार स्कीमा मॉडल इज दैट द डायमेंशन टेबल्स ऑफ द स्नोफ्लेक मॉडल आर नॉर्मलाइज्ड टू रिड्यूस रिडंडेंसीज, यानी कि ये जो डायमेंशन टेबल है ना उसको आगे फर्दर नॉर्मलाइज किया गया है, यानी कि कैटेगराइज्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोटोटाइप ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। ओके, चलिए अब हम इसका रियल एग्जांपल देखते हैं फिगर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आप रियल एग्जांपल देख सकते हो स्नोफ्लेक स्कीमा का। ठीक है, हमारे पास वही सेल्स अकॉर्डिंग डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम, ब्रांच, आइटम और लोकेशन, ये वाला जो है पार्ट। ठीक है, वो आपका प्रीवियसली पार्ट था स्टार स्कीमा का, वही है। लेकिन अब आइटम जो आपका डायमेंशन टेबल था उसके अंदर एक और नई की आपने पास की, सप्लायर की, यानी कि इसकी मदद से एक और नया टेबल बनेगा सप्लायर, और उसके अंदर आपने एक फील्ड अप्लाई कर दी सप्लायर टाइप। ठीक है, तो एक जो आपका डायरेक्टली डायमेंशन टेबल जुड़ा हुआ था फैक्ट टेबल के साथ, उस डायमेंशन टेबल में से आपने अगेन फर्दर एक नया डायमेंशन टेबल क्रिएट किया। आइटम डायमेंशन के अंदर से आपने फर्दर नया डायमेंशन टेबल क्रिएट किया जिसका नाम आपने रखा सप्लायर। उसी तरह से लोकेशन के साथ भी ऐसा हुआ। लोकेशन जो डायमेंशन टेबल था वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड था फैक्ट टेबल के साथ, लेकिन लोकेशन के अंदर आपने दो पास किया था फील्ड, स्ट्रीट और सिटी की। अब सिटी के अंदर भी थोड़ा सा नेस्टेड या फिर फर्दर डेटा हो सकता है, तो आपने क्या किया, बजाय कि यहाँ पर डेटा फील्ड लिखने के बजाय आपने क्या किया, एक नया डायमेंशन टेबल क्रिएट कर लिया सिटी। ठीक है, और इसको लोकेशन के साथ लिंक करवा दिया। अब सिटी के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होगी डिटेल में, वो आपने लोकेशन के अंदर नहीं पास की बल्कि अलग सिटी के टेबल के अंदर ही पास कर दी। ठीक है, तो इस तरह से डायमेंशन टेबल में से एक और डायमेंशन टेबल आपने क्रिएट किया। तो इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है स्नोफ्लेक स्कीमा, यानी कि डायरेक्टली जो सप्लायर और जो सिटी, ये दो नए टेबल जो आपने क्रिएट किए वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फैक्ट टेबल के साथ, समझ रहे हो? ओके, वो सीधा कनेक्टेड है अपने अकॉर्डिंग पेरेंट डायमेंशन टेबल के साथ। ठीक है, अब सपोज आइटम जो डायमेंशन टेबल है वो पेरेंट टेबल है, लेकिन सप्लायर डायमेंशन टेबल है वो चाइल्ड टेबल है। किसका चाइल्ड टेबल? आइटम का। ठीक है, क्योंकि आइटम में से ही तो वो बना है। इसी तरह से सिटी चाइल्ड टेबल है, लोकेशन पेरेंट टेबल है, राइट? तो बस इतना सा चेंज था, बाकी का आगे वाली जो हमारी फिगर थी वही सेम टू सेम है, वही सेम टू सेम सभी फील्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, हाँ सप्लायर का आपने एक ही डेटा नया लिया सप्लायर टाइप, तो वो तो आप यहाँ पर भी रख सकते थे। क्यों आपने अलग बनाया? क्योंकि आगे जाकर सप्लायर का टाइप, सप्लायर का नेम, बहुत सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बजाय कि आप यहाँ पर ऐड करो, बेटर है कि आप नया टेबल ही क्रिएट कर दो सप्लायर का और यहीं पर सभी डिटेल्स आप पास आउट कर दो। ठीक है, उसी तरह से लोकेशन के अंदर मौजूद सिटी के साथ भी वही किया गया। सिटी की सभी डिटेल्स आप यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर लोकेशन टेबल के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर अलग ही बना दिया सिटी का। ठीक है, सिटी नाम के टेबल के अंदर ओनली एंड ओनली सिटी रिलेटेड ही डिटेल्स होगी। ओके, तो इस तरह से आप कैटेगराइज करते जा रहे हो अपने डेटा को फर्दर एंड फर्दर, तो उसी को बोला जाता है नॉर्मलाइज्ड योर डेटा। ठीक है, नॉर्मलाइज क्या करता है, आपका डेटा को रिड्यूस करता है। डेटा के अंदर जो रिडंडेंसी होती है ना, डुप्लीकेशन डेटा, उसको रिड्यूस करता है एज पॉसिबल। ओके, तो यह था आपका स्नोफ्लेक स्कीमा का स्ट्रक्चर, इसका फिगर। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, इसका डीएम कोड भी बनाएंगे। ठीक है, DMQL कोड, डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहली लाइन डिफाइन क्यूब। ठीक है, ये कीवर्ड तो हमें लिखना ही था।
ओके, अब फैक्ट टेबल का नाम हमें लिखना था। फैक्ट टेबल का नाम क्या है? सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हो फैक्ट टेबल का नाम सेल्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सेल्स। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? स्नोफ्लेक लिखना है। क्या लिखना है? स्नोफ्लेक। ठीक है, पिछले डीएम कीवर्ड के अंदर हमने क्या लिखा था? यहाँ पर स्टार लिखा था। क्यों? क्योंकि वो स्टार स्कीमा थी। लेकिन यहाँ पर आप बना रहे हो स्नोफ्लेक स्कीमा, तो आपको यहाँ पर कीवर्ड लिखना है स्नोफ्लेक। देन आफ्टर अगेन ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी डायमेंशन टेबल की कीज यहाँ पर पास की गई होगी डायरेक्टली, उसी डायमेंशन टेबल के नाम आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। यहाँ पर खास नोटिस कीजिएगा, आपके दो नए डायमेंशन टेबल जो आपने बनाए थे सप्लायर और सिटी, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, जो फैक्ट टेबल के अंदर आपने लिस्ट डाउन किए हैं टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन, और जो डायरेक्टली डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसी डायमेंशन टेबल का नाम आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इसका आपको खास ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, फिर आपने बॉडी स्टार्ट की कॉलन कट से। देन आफ्टर डॉलर शॉर्ट को स्पेसिफाई किया कि सम ऑफ टोटल सेल्स, उसी तरह से यूनिट को स्पेसिफाई किया कि काउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो सेम ही था। अब बारी आती है सबसे पहले टाइम डायमेंशन टेबल को क्रिएट करने की। तो यहाँ पर हमने वही पुराना वाला कीवर्ड लिखा डिफाइन डायमेंशन, फिर डायमेंशन टेबल का नाम लिखा टाइम एज सभी टाइम रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार स्कीमा के अंदर इसी तरह से देखा था कि जितनी भी डायमेंशन टेबल के अंदर फील्ड्स होगी, उस फील्ड्स को आपको इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, चलिए अब दूसरी बारी आती है आइटम टेबल की। ठीक है, तो आइटम टेबल के अंदर क्या है? देखिए, नेम, ब्रांड, टाइप और सप्लायर की। तो देखिए डिफाइन डायमेंशन आइटम एज आइटम की, आइटम नेम, ब्रांड, टाइप। अब सप्लायर के अंदर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सप्लायर जैसे ही लिखा उसके अंदर अगेन पैरेंथेसिस की है, सप्लायर की और सप्लायर टाइप। क्यों? क्योंकि जैसे आपने आइटम की, आइटम नेम, ब्रांड और टाइप कर दिया, लिख दिया कोड के अंदर, अब बारी आती थी सप्लायर की। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली सप्लायर की नहीं लिखी, इस फील्ड को लिखने के बजाय आपने क्या लिखा? सप्लायर टेबल का नेम लिखा। ध्यान दीजिएगा, टाइप के बाद आपको लिखना था सप्लायर की, लेकिन अब हमें क्या लिखना है? नए डायमेंशन टेबल का नाम लिखना है सप्लायर डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो की थे ना, वो डायरेक्टली लिंक है एक नए डायमेंशन टेबल के साथ। उस डायमेंशन टेबल का नाम क्या है? सप्लायर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है सप्लायर। अब सप्लायर के अंदर अगेन आपको पैरेंथेसिस करना है, क्योंकि सप्लायर एक टेबल हो गया, राइट? तो सप्लायर के अंदर क्या क्या फील्ड थी? सप्लायर की और सप्लायर टाइप। तो आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया सप्लायर की और सप्लायर टाइप, फिर पैरेंथेसिस ओवर। ये फर्स्ट पैरेंथेसिस था किसका? सप्लायर का। ठीक है, यहाँ पर सप्लायर का पैरेंथेसिस स्टार्ट किया था, आपने ओवर किया। अब ये जो मेन पैरेंथेसिस स्टार्ट किया था वो भी ओवर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेस्टेड क्वेरी इस तरह से बनानी है। अगेन सबसे पहले क्या करना है? ये आगे वाले जो कीवर्ड थे वो तो पुराने ही थे, राइट? डिफाइन डायमेंशन, देन आफ्टर टेबल का नाम, फिर एज कीवर्ड, टेबल के अंदर मौजूद ईच एंड एवरी फील्ड का नाम लिख दिया। बट लास्ट के अंदर जो की थी उस की का नाम नहीं लिखना, बल्कि उस की के अंदर मौजूद जो दोनों फील्ड है ना, उस दोनों फील्ड का नाम लिखना है। लेकिन ये दोनों फील्ड किस टेबल के अंदर मौजूद है? सप्लायर के अंदर, राइट? तो आपको यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है सप्लायर, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर वो दोनों फील्ड पास कर देनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बारी आती है ब्रांच टेबल की। तो ब्रांच के अंदर हमें सिर्फ तीन ही की पास करनी है, तीन ही फील्ड पास करनी है। तो इसकी क्वेरी बड़ी आसान रहेगी, डिफाइन डायमेंशन ब्रांच एज, तीनों फील्ड का नाम हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। ओके, चलिए अब लास्ट बारी आती है लोकेशन टेबल की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोकेशन की, स्ट्रीट और सिटी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया? लोकेशन की, स्ट्रीट, और अब सिटी की लिखने की बजाय आपने क्या किया? सिटी की किसके साथ लिंक हुआ है? सिटी टेबल के साथ। तो आपने सिटी टेबल का नाम पास कर दिया और उसके अंदर मौजूद चारों कीज पास कर दी। देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया सिटी टेबल का नाम और उसके अंदर मौजूद चारों फील्ड्स आपने पास कर दी और पैरेंथेसिस ओवर। ठीक है, जैसा कि सेम हमने किया था आइटम टेबल के साथ, वही सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है लोकेशन टेबल के साथ भी। ओके, तो ये था आपका स्नोफ्लेक स्कीमा का DMUL कोड। और जैसा कि मैंने आगे बताया, आपके पास अगर कोड अवेलेबल है और फिगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको कोड को समझते समझते फिगर को क्रिएट करना भी आना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से रिवर्स, अगर आपके पास ओनली एंड ओनली फिगर अवेलेबल है तो फिगर पर से आपको कोड बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि डायरेक्टली किसी सेल्स रिकॉर्ड का स्नोफ्लेक स्कीमा रिप्रेजेंट करो, तो वहां पर तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया, रिप्रेजेंट स्नोफ्लेक स्कीमा ऑफ सेल्स रिकॉर्ड। वहां पर तो ना ही आपके पास कोड है ना ही आपके पास फिगर है।
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले तो फिगर क्रिएट करो। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो इस तरह की फिगर क्रिएट करो। इसको आपको रट्टा नहीं मानना है, फिगर के अंदर जितनी भी फील्ड है ना वो आप अपने आप से चूज कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी फील्ड्स आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, सपोज आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया रिप्रेजेंट स्नोफ्लेक स्कीमा ऑफ सेल्स रिकॉर्ड, तो आपको सबसे पहले बीच वाला फैक्ट टेबल बनाना है, सेल्स वाला। ठीक है, यहाँ पर आप जितनी चाहो उतनी की पास कर सकते हो, डॉलर्स और यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप डायमेंशन टेबल बना दो इस तरह से, उसके अंदर जितनी फील्ड लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, और उसके अंदर किसी नेस्टेड टेबल अगेन बनाओ, डायमेंशन टेबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सप्लायर और यहाँ पर सिटी। ठीक है, तो इस तरह से नेस्टेड डायमेंशन टेबल क्रिएट करो। तो सबसे पहला स्टेप आपका हो गया, इस तरह से आपने क्या बना लिया, स्नोफ्लेक स्कीमा क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या आया, इस फिगर को देखते देखते आपको DMQL कोड भी क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी प्रोग्राम को सोल्व करना है। क्लियर? ओके, चलिए, ये था हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे टाइप की तरफ, जिसका नाम है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ठीक है, ये है हमारा तीसरा टाइप, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी फिगर की प्रोटोटाइप। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली देखिए कितने टेबल हो गए, फैक्ट टेबल 2 हो गए, एक फैक्ट टेबल यहाँ पर है, दूसरा फैक्ट टेबल यहाँ पर है, और ये वाला जो बीच वाला डायमेंशन टेबल है ना, उसको आप नोटिस करो, ये बीच वाला डायमेंशन टेबल दोनों फैक्ट टेबल के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है, लिंक हुआ है, राइट। तो इस तरह का जब भी सिनेरियो क्रिएट होता है तो उस तरह की स्कीमा को बोला जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। तीनों स्कीमा में से सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप्स की स्कीमा यही होती है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप गैलेक्सी स्कीमा भी बोल सकते हो, यहाँ पर दिखा हुआ है गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस स्कीमा को देखा जाएगा स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा के कलेक्शन के रूप में। यहाँ पर आपको स्टार स्कीमा भी मिल जाएगी, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि स्नोफ्लेक स्कीमा दोनों का मिक्स हुआ वर्जन, इसी को बोला जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा या फिर गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, यहाँ पर एक ही बात बताई हुई है कि कोई एक डायमेंशन टेबल हुआ, ठीक है, वो मल्टीपल फैक्ट टेबल के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हुआ होगा। तो इसी सिनेरियो को बोला जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सिर्फ एक ही मेन डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगी एज कंपेयर टू स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा, क्योंकि जैसा कि अभी भी मैंने बताया दोनों स्कीमा का आपको मिक्स वर्जन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इसको। ये है आपकी ब्लूप्रिंट फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा या फिर गैलेक्सी स्कीमा, इसके दो नाम है, दोनों नाम को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसका रियल एग्जांपल देखते हैं फिगर के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की नेस्टेड फिगर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन दी गई हुई है, राइट। तो सबसे पहले तो वही वाला पुराना हमारा एग्जांपल है सेल्स अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फैक्ट टेबल आपके दो बने हुए हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो, एक है आपका सेल्स फैक्ट टेबल, जबकि यहाँ पर दूसरा है आपका शिपिंग वाला फैक्ट टेबल। ठीक है, अब सेल्स के अंदर सबसे पहले जो टाइम, आइटम, ब्रांच और लोकेशन, जो 4 टेबल थे ना, वो तो हमने पुराने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं, टाइम, ब्रांच, आइटम और लोकेशन। ठीक है, अब नया वर्जन क्या आया, शिपिंग फैक्ट टेबल आया। ठीक है, अब देखिए फैक्ट टेबल के अंदर क्या क्या चीज हुई, आइटम, टाइम, शिपर और लोकेशन। लोकेशन के अंदर 2 पार्ट क्रिएट किए गए हैं, फ्रॉम लोकेशन एंड टू लोकेशन, यानी कि कहां से कहां आपको शिप करना है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आप नोटिस करो, ब्लूप्रिंट के अंदर ये जो बीच वाला डायमेंशन टेबल था ना, वो दोनों फैक्ट टेबल के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह के सिनेरियो को हम क्या बोलते थे, इनडायरेक्टली फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा या फिर गैलेक्सी स्कीमा बोलते थे, राइट। तो इस वाला सिनेरियो हमें अपनी फिगर के अंदर ढूंढना है। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक आइटम नाम का डायमेंशन टेबल दिखेगा यहाँ पर सेंटर के अंदर, राइट। ये वाला जो डायमेंशन टेबल है वो दोनों फैक्ट टेबल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर आइटम की है वो यहाँ पर भी है सेल्स के अंदर, और ये जो आइटम की है वो शिपिंग नाम के फैक्ट टेबल के अंदर भी है। तो दोनों के साथ देखिए यहाँ पर लाइन थ्रू लिंक किया गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सिनेरियो था, फर्स्ट एग्जांपल था। उसी तरह से आपका एक और डायमेंशन टेबल है लोकेशन, जो कि लोकेशन की के थ्रू सेल्स नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है और लोकेशन की के थ्रू फैक्ट टेबल शिपिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो सिनेरियो मिलेंगे, आइटम डायमेंशन टेबल और लोकेशन डायमेंशन टेबल, जो कि दोनों डायमेंशन टेबल दोनों फैक्ट टेबल के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, राइट। आइटम डायमेंशन टेबल आप सेल्स टेबल का भी बोल सकते हो, शिपिंग टेबल का भी बोल सकते हो। उसी तरह से लोकेशन डायमेंशन टेबल जो है वो आप सेल्स टेबल का भी बोल सकते हो, शिपिंग डायमेंशन टेबल का भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों लिंक आउट है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसी को बोला जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, ठीक है। अब देखिए लिंक को थोड़ा सा हम समझते हैं, और मे भी अगर आपने नोटिस किया हुआ होगा तो टाइम डायमेंशन टेबल वो भी सेल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, सॉरी शिपिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है, और सेल्स फैक्ट टेबल के साथ भी जुड़ा हुआ है। देखिए टाइम की के साथ, ठीक है। सेल्स फैक्ट टेबल हमारा पहला फैक्ट टेबल था जिसके अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड है टाइम टेबल, और टाइम टेबल पर यहाँ पर आप लिंक देख सकते हो ऊपर से होती हुई शिपिंग टेबल के साथ भी जुड़ी हुई है, राइट। तो हमारे पास टोटल 3 टेबल है, एक है आइटम, एक है लोकेशन और तीसरा है टाइम। ये तीनों टेबल सेल्स के साथ भी कनेक्टेड है, साथ ही साथ शिपिंग के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाएगा फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीम। और माइट भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर से 2 कनेक्शन निकल रहे हैं, राइट। एक है फ्रॉम लोकेशन और एक है टू लोकेशन। तो ये भी आप कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशन भी किसी एक डायमेंशन टेबल के अंदर पास आउट कर सकते हो कि एक जो लोकेशन की है, ठीक है, यहाँ पर आप फ्रॉम लोकेशन या फिर टू लोकेशन के साथ भी कनेक्टेड कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन 2 तरह की होती है, जहां से आपको शिपिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, डिस्पैचिंग स्टार्ट करना है वो, और कहां तक आपको पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट वो। तो आपके पास टोटल 2 लोकेशन है। तो इस तरह से आप 2 मल्टीपल लिंक को भी एक की के साथ पास कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डायमेंशन टेबल है उसके अंदर फर्दर एक और नया डायमेंशन टेबल क्रिएट हो रहा है, शिपर, ठीक है, यहाँ पर आप कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सोल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने नोटबुक के अंदर ये ड्रॉ करोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे आप? सबसे पहले तो 2 फैक्ट टेबल क्रिएट करो, ठीक है। नोटबुक के अंदर डायरेक्टली इसी तरह से नहीं करना है, सबसे पहले 2 फैक्ट टेबल क्रिएट करो, एक सेल्स वाला और दूसरा शिपिंग वाला, ठीक है। पहले उसकी फील्ड आप बना दो, उसके अंदर लिस्ट डाउन कर दो कि आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए। देन आफ्टर जो फर्स्ट सेल्स वाला फैक्ट टेबल है ना, उसके अंदर सपोज आपने 4 की रखी है, तो आपको उसी तरह से 4 डायमेंशन टेबल क्रिएट कर लेना है और उसको लिंक भी कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, 4 डायमेंशन टेबल क्रिएट कर लिए, उसको सेल्स फैक्ट टेबल के साथ लिंक भी करवा लिया। अब बाकी बची चीज शिपिंग फैक्ट टेबल वाली। तो शिपिंग के अंदर भी आपने की बनाई होगी, ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पर कोई एक की रिपीट हो रही है आइटम की, अब आइटम की फैक्ट टेबल सेल्स के अंदर भी थी, तो सेल्स के अंदर आपने ऑलरेडी आइटम वाला टेबल बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो आइटम वाला टेबल यहाँ पर लिंक कर दो, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। उसी तरह से देखिए टाइम की फैक्ट टेबल सेल्स के अंदर भी थी और टाइम की शिपिंग के अंदर भी है, दोनों के अंदर टाइम की है। तो आपने ऑलरेडी टाइम की के लिए एक नया टाइम टेबल बनाया ही था डायमेंशन टेबल का, ठीक है। उसको आपने ऑलरेडी सेल्स के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन टाइम की आपकी शिपिंग टेबल के साथ भी है, तो उसके साथ भी आप डायरेक्टली लिंक करवा दो, दूसरा नया टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। और सेम लोकेशन की के साथ भी हो रहा है, लोकेशन वाला भी आपने टेबल बनाया था, और लोकेशन की नीड दोनों फैक्ट टेबल के अंदर थी, सेल्स के अंदर भी थी, साथ ही साथ शिपिंग के अंदर भी थी। दोनों के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, लिंक कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रिएट करते रहना है अपनी फिगर, ओके। चलिए तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये था आपका फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा का फिगर वाला वर्जन। अब इसका DMQL वाला कोड का वर्जन हमें देखना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए ये है आपका पूरा कोड, थोड़ा सा लंबा आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन बड़ा ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले तो आपके पास एक फैक्ट टेबल है सेल्स, ठीक है, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा है डिफाइन क्यूब सेल्स, एंड देन आफ्टर उस सेल्स के अंदर मौजूद सभी कीज के अंदर मौजूद जो टाइम टेबल है, राइट, डायमेंशन टेबल है, उसको आपने लिस्ट डाउन कर देना है। यहाँ पर आपने नोटिस किया हुआ होगा, हमने यहाँ पर ना तो स्टार लिखा है ना ही स्नोफ्लेक लिखा है, ठीक है। हमारी सिंटेक्स का वर्जन क्या था, डिफाइन क्यूब तो आपको लिखना ही था, फिर आपको फैक्ट टेबल का नाम लिखना था, बट देन आपको यहाँ पर लिखना था स्टार या फिर स्नोफ्लेक। तो उसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते थे फैक्ट कॉन्स्टलेशन यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप फैक्ट कॉन्स्टलेशन या फिर गैलेक्सी स्कीमा क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पर नाम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली इसी तरह से लिखना है, डिफाइन क्यूब सेल्स और उसके अंदर मौजूद सभी कीज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 की मौजूद है, तो 4 के अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं, तो सभी टेबल्स के नेम हमने यहाँ पर पास आउट कर दिए,
ठीक है। फिर हमने उसकी बॉडी स्टार्ट की, वही वाला पुराना वर्जन डॉलर सोल्ड और यूनिट सोल्ड हमने क्रिएट किए। फिर ये जो चारों डायमेंशन टेबल थे ना, उन चारों डायमेंशन टेबल को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। डिफाइन डायमेंशन टाइम एज, उसी तरह से डिफाइन डायमेंशन आइटम, उसी तरह से डिफाइन डायमेंशन ब्रांच एंड डिफाइन डायमेंशन लोकेशन। ठीक है, चारों के चारों आपने क्या कर दिए, यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टार स्कीमा। ठीक है, अब दूसरी बारी आती है शिपिंग की। तो अगेन ये जो आपने फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा था ना, ठीक है, क्यूब सेल्स बनाने के लिए, वही वाली लाइन आपको रिपीट करनी है शिपिंग के लिए, क्योंकि शिपिंग भी क्या था, वन टाइप ऑफ फैक्ट टेबल था, राइट। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, डिफाइन क्यूब शिपिंग, और शिपिंग के अंदर मौजूद सभी कीज, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर पास की थी वही। ओके, देन आफ्टर उसी के अंदर डॉलर कॉस्ट और यूनिट शिफ्ट थे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉलर कॉस्ट और यूनिट शिफ्ट। ठीक है, तो इन दोनों का अभी आपको क्या करना है, हिसाब यहाँ पर रखना है कि कॉस्ट टोटल डॉलर्स के अंदर कितना हुआ उसका सम निकालो, और टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उसको निकाल दिया। अब ये जो शिपिंग नाम का फैक्ट टेबल है, उसके साथ कनेक्टेड जितने भी डायमेंशन टेबल है, उसको आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करते जाना है, राइट। फॉर एग्जांपल आइटम की है, तो आइटम की के साथ कौन सा टेबल लिंक है, आइटम। तो आइटम का आपको क्या लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। देखिए, डिफाइन डायमेंशन आइटम एज आइटम इन क्यूब सेल्स। अब देखिए, ये जो पहली दो लाइन है ना, टाइम और आइटम, ये दोनों सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आइटम की के साथ लिंक हुए आइटम डायमेंशन टेबल की। तो डिफाइंड डायमेंशन आइटम तो आपने लिख दिया, लेकिन एज करने के बाद आपको काउंट्स के अंदर क्या लिखना था, ये वाली चीज लिखनी थी ना, राइट, आइटम के रिलेटेड, जो कि हमने ऑलरेडी क्यूब सेल्स के अंदर लिखी थी वो। लेकिन ये वाली चीज आपने ऑलरेडी मेंशन करके रखी है सेल्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ नाम पास कर दिया, रेफरेंस पास कर दिया कि मुझे अगेन नया आइटम नाम का डायमेंशन नहीं बनाना, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है किसके अंदर, सेल्स नाम के क्यूब के अंदर। तो आइटम इन क्यूब सेल्स के अंदर जो भी है वही मुझे यहाँ पर चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, एस के बाद आइटम इन क्यूब सेल्स, यानी कि ये जो आइटम वाला टेबल जो सेल्स के अंदर था ना, वही पूरा का पूरा आइटम टेबल मुझे यहाँ पर शिपिंग के अंदर चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल, सिर्फ वही करना है। उसी तरह से आप टाइम के साथ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी टाइम नाम का जो टेबल है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपने फैक्ट टेबल सेल्स के साथ लिंक किया हुआ है, और उसका स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया है, राइट। तो वो वाला स्ट्रक्चर आप नीचे अगेन नहीं बनाओगे, क्योंकि टेबल तो एक ही है। ठीक है, उस टेबल को डायरेक्टली आप रेफरेंस पास करोगे यहाँ पर शिपिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिफाइन डायमेंशन टाइम एज टाइम इन क्यूब सेल्स, यानी कि सेल्स नाम के क्यूब के अंदर जो टाइम बनाया था वही टाइम मुझे यहाँ पर चाहिए सेम। तो आपने उसी तरह से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बारी आती है शिपर टेबल की। तो शिपर किसके साथ कनेक्टेड है, शिपर की के साथ। तो ये तो आपने अभी तक बनाया ही नहीं, राइट, तो ये आपको नया बनाना होगा। देखिए, तो यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे, डिफाइन डायमेंशन शिपर एज शिपर की, शिपर नेम, लोकेशन एज लोकेशन इन क्यूब सेल्स एंड शिपर टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लोकेशन आया, राइट, शिपर के अंदर आपका क्या आया, एक लोकेशन की आया। तो लोकेशन आपको यहाँ पर पास करना था, यानी कि पूरा ये वाला टेबल आपको रिफर करना था, रेफरेंस करना था। तो ध्यान से देखिएगा, इस टेबल का नाम क्या था, लोकेशन। तो आपने यहाँ पर लिखा जैसे ही लोकेशन, फिर आपको एज करके रिफर करना है कि ये जो लोकेशन वाला टेबल है ना, वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, किसके अंदर, सेल्स नाम के क्यूब के अंदर। तो यही वाला लोकेशन मुझे अगेन फिर से यहाँ पर यूज करना है। तो आपने क्या लिखा, लोकेशन एज लोकेशन इन क्यूब सेल्स, यानी कि सेल्स नाम के क्यूब के अंदर जो मैंने बनाया था वही मुझे यहाँ पर चाहिए। और फिर आपने लिख दिया शिपर टाइप। ठीक है, या लास्ट में जो ये था शिपर टाइप वो वाला। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना है। और बाकी बचे दो लोकेशन टेबल। ठीक है, तो लोकेशन टेबल हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अगेन आपने उसका रेफरेंस पास कर दिया। ओके, चलिए फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन। ठीक है, तो फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन यहाँ पर है। देखिए फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन, तो ये दोनों किसके साथ लिंक है, लोकेशन टेबल के साथ। तो फिर से वही वाला सिनेरियो होगा, लोकेशन जो आपने सेल्स टेबल के अंदर बनाया है वही दोनों का रेफरेंस आपने यहाँ पर पास कर दिया। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना था DMQL कोड फॉर फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। चलिए इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ओके, इस तरह से आपको बनाना है फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा या फिर गैलेक्सी स्कीमा का कोड। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको कीप एंड कीप प्रैक्टिस बार बार करती रहनी होगी, तभी जाकर आप इसका कोड पूरा अपने आप से लिख सकोगे। ठीक है, इसका स्टेप्स क्या रहेंगे बनाने के लिए वो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको फैक्ट टेबल बनाना है। जितने भी आपके रिकॉर्ड के अंदर
या फिर आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी फैक्ट टेबल आपको नीड पड़ रहे हैं उतने फैक्ट टेबल पहले तो बना लो, उस फैक्ट टेबल के अंदर मौजूद की के साथ उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन टेबल बना लो। ठीक है, अब कौन सा डायमेंशन टेबल दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है उन दोनों को लिंक करवा दो, दैट्स ऑल। तो पहले आपकी फिगर बनाएगी, फिगर के पर से आपको लिखना है DMQL कोड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ कर। ओके, तो ये थे हमारी टोटल मल्टी डायमेंशन स्कीमा के टाइप। तो हमने टोटली 3 टाइप्स देखे। सबसे पहले तो देखा था हमने क्या, स्टार स्कीमा, देन आफ्टर हमने देखा स्नोफ्लेक स्कीमा, एंड लास्ट में हमने देखा गैलेक्सी स्कीमा, यानी कि फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। ओके, तो ये थे हमारे तीनों टाइप्स। चलिए, तो यहाँ पर हम सेशन का एंड करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है। डेटा मॉडलिंग क्या है, उसके टाइप्स, मल्टी डायमेंशन डेटा मॉडल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, और देन आफ्टर मल्टी डायमेंशनल मॉडल जो कि हमने तीन स्कीमा देखे उन सभी का नीट स्केच के साथ और कोड लिखकर लाना है। ओके, चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर के अंदर।